नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण। आज हम एक ऐसे प्रश्न के द्वार पर खड़े हैं जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और साधकों सभी को विचलित और आकर्षित किया है। चेतना क्या है? क्या यह केवल मस्तिष्क के भीतर न्यूरॉन्स की जटिल गतिविधि है, या फिर यह ब्रह्मांड की किसी गहरी, मौलिक सच्चाई का संकेत है? इस एपिसोड में हम द्वैतवाद, भौतिकवाद, सर्वचेतनवाद और आदर्शवाद जैसे प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोणों के साथ साथ 2024 तक के नवीनतम वैज्ञानिक शोधों और निकट मृत्यु अनुभवों की चर्चा करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, या मस्तिष्क केवल चेतना को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें, जहां विज्ञान तर्क करता है, दर्शन प्रश्न उठाता है और चेतना स्वयं एक अनसुलझी पहेली बनकर सामने आती है। आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, खासकर जब रात में तारे देख रहे हों या किसी शांत लम्हे में बैठे हों। सवाल है, मैं क्या हूं? ये जो मैं होने का एहसास है, ये जागरूकता, ये चेतना आखिर आती कहाँ से है? हमारे पास जो आर्टिकल्स और रिसर्च हैं वो इसी सवाल को दो बड़े खेमों में बांटते हैं। पहला खेमा कहता है कि चेतना हमारे दिमाग की नसों में दौड़ते करंट और केमिकल्स का नतीजा है। मतलब दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और चेतना उसका प्रोडक्ट। और दूसरा खेमा कहता है, नहीं, चेतना कुछ ज्यादा बड़ी, कुछ ज्यादा गहरी चीज है और हमारा दिमाग तो बस एक रेडियो की तरह है जो उस सिग्नल को पकड़ता है। और यहीं से ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि शरीर के बाद क्या होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं रह गई। अब हमारे पास 2024 और 2025 के कुछ हालिया शोध भी हैं। ऑक्सफोर्ड के कुछ अध्ययन है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट का जिक्र है। तो क्या वो कोई जवाब देते हैं? सच कहूं तो नहीं। ये सब दिलचस्प इशारे करते हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक सबूत नहीं देता। ये पहेली के कुछ टुकड़े हैं, पूरी तस्वीर अभी भी गायब है। तो चलिए आज इसी पहेली के 4 सबसे बड़े टुकड़ों को उठाकर देखते हैं। हम चेतना के 4 अलग-अलग मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये इस सवाल को देखने के 4 बिल्कुल अलग-अलग चश्मे हैं कि हम क्या हैं और हमारे बाद क्या बाकी रह सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और शायद सबसे जाने पहचाने नजरिए से शुरू करते हैं, द्वैतवाद या ड्यूलिज्म। ये वो विचार है जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे स्वाभाविक लगता है कि मन और शरीर ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, शरीर तो मांस हड्डियों का ढांचा है, पर मन या जिसे हम आत्मा कहते हैं वो कुछ और है। बिल्कुल, वो अभौतिक है। एक सोर्स में इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे कोई भूत अपनी मशीन को चला रहा हो। अच्छा, ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन 17वीं सदी के दार्शनिक रेनी देकार्ड्स, जिनसे ये विचार जुड़ा है, उनके लिए ये इससे कहीं ज्यादा जटिल था। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये समझाना थी कि एक अभौतिक मन एक भौतिक शरीर को हिला कैसे सकता है। मतलब एक विचार जिसका कोई वजन नहीं, कोई आकार नहीं, वो आपके हाथ को चाय का कप उठाने का हुक्म कैसे दे सकता है। अच्छा, इसे इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं, और ये आज भी द्वैतवाद के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन इस विचार को आज भी बल मिलता है निकट मृत्यु अनुभवों से, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस से। हमारे स्रोतों में न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर का जिक्र है। वो 7 दिनों तक कोमा में थे। हाँ, और उनका नियोकॉर्टेक्स मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने, समझने और देखने सुनने के लिए जिम्मेदार है, वो पूरी तरह से बंद था। डॉक्टरों के हिसाब से उनके दिमाग में कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। फिर भी जब वो होश में आए तो उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट, रंगीन और जटिल अनुभव का वर्णन किया। और यही द्वैतवादियों का सबसे मजबूत तर्क है। वो कहते हैं, देखिए, दिमाग बंद था लेकिन चेतना तो चल रही थी। इसका मतलब साफ है कि चेतना को काम करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। हाँ, कि दिमाग बस एक एंटीना है। उनके लिए एबेन अलेक्जेंडर का अनुभव इस बात का सबूत है कि चेतना दिमाग से आजाद मौजूद रह सकती है। लेकिन अगर ये इतना सीधा है तो वैज्ञानिक इसे मानते क्यों नहीं? इसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या है? अड़चन आती है हमारे अपने दिमाग की तस्वीरों से। 2024 में हुए हाई रेजोल्यूशन ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि चेतना और मस्तिष्क के कुछ खास नेटवर्कों के बीच एक अटूट रिश्ता है।
जब किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये नेटवर्क बिखर जाते हैं और चेतना गायब हो जाती है। और जब वो जागता है तो नेटवर्क फिर से जुड़ जाते हैं और चेतना लौट आती है। दिमागी चोट लगने पर जब ये नेटवर्क टूटते हैं तो इंसान की चेतना बदल जाती है। विज्ञान कहता है कि अगर मन शरीर से अलग होता तो दिमाग में होने वाले बदलावों से उस पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता। अभी तक किसी लैब में दिमाग के बिना काम करता हुआ मन नहीं पकड़ा गया है। तो द्वैतवाद हमें एक दौराहे पे खड़ा कर देता है। बिल्कुल। एक तरफ शक्तिशाली व्यक्तिगत अनुभव है और दूसरी तरफ ठोस वैज्ञानिक डेटा। हाँ, एक द्वैतवादी कहेगा दिमाग सिर्फ एक उपकरण है, चेतना का स्रोत नहीं। और एक संशयवादी वैज्ञानिक कहेगा मुझे बिना दिमाग वाला मन दिखाओ, फिर बात करेंगे। और ये बहस सदियों से चल रही है। द्वैतवाद का ये विचार कि मन और शरीर अलग है सदियों तक चला, लेकिन पिछले 100 सालों में न्यूरोसाइंस ने हमें दिमाग के अंदर झांकने का मौका दिया और वहां से एक बिल्कुल अलग और शायद थोड़ी ठंडी कहानी सामने आई। इसे कहते हैं भौतिकवाद या मटीरियलिज्म। स्रोतों में एक सवाल पूछा गया है, क्या हो अगर आत्मा शाश्वत नहीं बल्कि विद्युतीय हो। यही भौतिकवाद का मूल मंत्र है। ये सिद्धांत कहता है कि जिसे हम मन या चेतना कहते हैं वो दिमागी गतिविधि के अलावा और कुछ नहीं है। आपके विचार, आपकी यादें, आपका प्यार, आपका गुस्सा, ये सब कुछ आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स के जलने बुझने का एक बेहद जटिल पैटर्न है। तो इस नजरिए में आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। जब दिमाग बंद होता है तो चेतना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बस बत्तियां बुझ जाती हैं। और इस विचार के पीछे बहुत मजबूत सबूत है। हमारे पास 2024 का नेचर न्यूरोसाइंस का एक अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि कैसे दिमाग के कॉर्टिकल और थैलेमिक क्षेत्रों में एक खास तरह की तालमेल वाली गतिविधि से चेतना उभरती है। इसे ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दिमाग एक बड़ी कंपनी है। ज्यादातर कर्मचारी अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कोई विजन डिपार्टमेंट में, कोई मेमोरी में, कोई भाषा में। ठीक है। मिलकर काम कर सके। अच्छा। वो बोर्डरूम ही ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस है। भौतिकवादी मानते हैं कि चेतना ही वो ब्रॉडकास्ट है, वो जानकारी जो पूरे दिमाग के लिए उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन फिर भौतिकवादी पॉम रेनॉल्ड्स जैसे मामलों को कैसे समझाते हैं? उनके एनडी के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, कानों में स्पीकर लगे थे और उनका शरीर ठंडा कर दिया गया था। दिमाग में खून का बहाव भी रोक दिया गया था। फिर भी उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हुई बातचीत और इस्तेमाल हुए औजारों का सटीक वर्णन किया। ये कैसे मुमकिन है? भौतिकवादियों के लिए ये आत्मा का सबूत नहीं है। उनका मानना है कि ये मरने या होश में आने की प्रक्रिया के दौरान दिमाग में होने वाली तीव्र न्यूरल गतिविधियों का नतीजा है। मतलब दिमाग का एक तरह का शॉर्ट सर्किट? कुछ वैसा ही। जब दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो न्यूरॉन्स एक आखिरी बार बहुत जोर से फायर करते हैं, जिसे टर्मिनल ल्यूसिडिटी भी कहते हैं। हो सकता है कि शरीर छोड़ने का वो एहसास या वो तेज रोशनी दिमाग का आखिरी सबसे ज्वलंत मति भ्रम हो। ये दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी हो सकता है जो तनाव को कम करने के लिए ऐसे अनुभव पैदा करता है। ठीक है, ये सब काफी तार्किक लगता है, लेकिन इस थ्योरी में भी एक बहुत बड़ी दरार है ना, जिसे दार्शनिक चेतना की कठिन समस्या या द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही भौतिकवाद की दुखती रग है। कठिन समस्या ये सवाल है कि दिमाग में होने वाली इन भौतिक प्रक्रियाओं से कोई अनुभव क्यों पैदा होता है। मतलब न्यूरॉन्स में दौड़ता हुआ बिजली का करंट लाल रंग के अनुभव में या चॉकलेट के स्वाद में या संगीत की धुन में कैसे बदल जाता है। मैं आपको लाल रंग की वेवलेंथ बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि यह आपके दिमाग के किस हिस्से को सक्रिय करता है, पर मैं ये नहीं समझा सकता कि उसे देखने का एहसास कैसा होता है। वो व्यक्तिपरक अनुभव कहाँ से आता है। अच्छा। सबसे ईमानदार भौतिकवादी भी मानते हैं कि इसका जवाब अभी उनके पास नहीं है। तो भौतिकवाद हमें विज्ञान के बहुत करीब ले आता है, लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर अटक जाता है। हाँ, ये अनुभव की उस खाई को नहीं पाट पाता। एक भौतिकवादी कहेगा मस्तिष्क की अत्यधिक तनाव की स्थिति में बहुत ज्वलंत भ्रम पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि भ्रम का अनुभव ही क्यों होता है। तो मटेरियलिज्म चेतना के कैसे को तो समझाता है, पर क्यों को नहीं। और शायद इसी क्यों के जवाब की तलाश में कुछ विचारक एक बहुत ही अजीब रास्ते पर निकल गए। अब एक ऐसे विचार की बात करते हैं जो सब कुछ उलट देता है, सर्वचेतनावाद या पानसाइकिज्म। हाँ, ये विचार भौतिकवाद की कठिन समस्या का एक बहुत ही मौलिक समाधान पेश करता है। ये कहता है कि चेतना दिमाग में पैदा नहीं होती, क्योंकि चेतना कभी अनुपस्थित थी ही नहीं। सर्वचेतनावाद का मानना है कि चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है, ठीक गुरुत्वाकर्षण या द्रव्यमान की तरह।
एक मिनट, ये तो मेरे होश उड़ा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे सामने रखी इस मेज में भी चेतना है? ये सुनने में कितना अजीब लगता है। हाँ, पहली बार में ही अजीब ही लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेज ये सोच रही है कि आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा। सर्वचेतनावादी कहते हैं कि चेतना अलग-अलग स्तरों पर मौजूद है। अच्छा। एक इलेक्ट्रॉन में चेतना का स्तर शायद शून्य के बेहद करीब हो, एक पत्थर में थोड़ा ज्यादा, एक पौधे में उससे ज्यादा, और इंसानी दिमाग जैसे जटिल सिस्टम में ये चेतना आत्म जागरूकता के स्तर तक पहुंच जाती है। हमारा मन कोई अपवाद नहीं है, बल्कि प्रकृति की ही एक जटिल अभिव्यक्ति है। वाह। 2023 के एक शोध पत्र में भी इस संभावना पर विचार किया गया है कि बहुत सरल प्रणालियों में भी चेतना के आदिम रूप मौजूद हो सकते हैं। वाह, अगर ये सच है तो ये दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इस विचार को स्रोतों में अनीता मूरजानी के निकट मृत्यु अनुभव से जोड़ा गया है। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वो अपने शरीर से निकलकर ब्रह्मांडीय प्रेम के एक विशाल क्षेत्र में विलीन हो गईं, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ एक था। सब कुछ के साथ एक हो जाने का एहसास शायद सर्वचेतनावाद के नजरिए से सिर्फ एक कहावत ना हो। बिल्कुल। अगर ब्रह्मांड का हर कण चेतना के एक धागे से बुना है, तो एकता का अनुभव एक गहरा सच हो सकता है। लेकिन यहीं पर संशयवादी आते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सिद्धांत वैज्ञानिक से ज्यादा काव्यात्मक है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। ये अनफॉल्सिफाइबल है। आप ये कैसे परखेंगे कि एक पत्थर में चेतना है या नहीं? सही बात है। जब तक इसे मापने का कोई तरीका नहीं है, ये विज्ञान के बजाय दर्शन शास्त्र के दायरे में ही रहेगा। तो सर्वचेतनावाद कठिन समस्या को हल तो करता है, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसे ज्यादातर वैज्ञानिक चुकाने को तैयार नहीं है। सही कहा। एक सर्वचेतनावादी कहेगा चेतना गुरुत्वाकर्षण की तरह ही मौलिक है, जबकि एक संशयवादी कहेगा जब तक हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते, ये केवल एक सुंदर अटकल है। सर्वचेतनावाद ने चेतना को पदार्थ के अंदर रख दिया, लेकिन क्या हो अगर हम एक कदम और आगे जाएं और कहें कि पदार्थ ही चेतना के अंदर है? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे चौंकाने वाले सिद्धांत पर लाता है, प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म। हाँ, ये भौतिकवाद को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये शायद समझने में सबसे मुश्किल है। हाँ, प्रत्ययवाद कहता है कि चेतना या मन ही वास्तविकता का आधार है, पदार्थ नहीं। हम सोचते हैं कि एक भौतिक दुनिया है और उसके अंदर कुछ जीवों में चेतना विकसित हो गई। प्रत्ययवाद कहता है कि नहीं, पहले चेतना है और भौतिक दुनिया उसी चेतना की एक अभिव्यक्ति है। मतलब दुनिया जिसे हम देखते और छूते हैं, वो चेतना के बाहर नहीं बल्कि चेतना के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। ये तो फिल्म द मैट्रिक्स जैसा लग रहा है कि हम सब एक तरह के मानसिक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये एक अच्छी तुलना है, पर थोड़ी अलग है। मैट्रिक्स में एक भारी दुनिया थी जो सिमुलेशन चला रही थी। शुद्ध प्रत्ययवाद में कोई भारी दुनिया है ही नहीं, सिर्फ चेतना है। अच्छा। जॉर्ज रिची जैसे एनडीए अनुभव करने वालों, जिन्होंने प्रकाश के शहरों और पूरी तरह से विचार से बनी दुनिया का वर्णन किया, उसे प्रत्ययवादी मतिभ्रम नहीं बल्कि मन आधारित वास्तविकता का सीधा अनुभव मानते हैं। वो कहते हैं कि रिची ने उस पर्दे के पीछे झांक लिया जिसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं। इस विचार के लिए कोई वैज्ञानिक आधार है? बहुत कम। 2024 में दार्शनिक सम्मेलनों में इस पर चर्चा हो रही है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ नतीजों की व्याख्या इसके समर्थन में की जाती है, लेकिन कोई ठोस प्रायोगिक सबूत नहीं है। और इसके सामने बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। जैसे कि? संशयवादी पूछते हैं, अगर सब कुछ मन है तो मेरे सोचने से दुनिया क्यों नहीं बदल जाती? और अगर वास्तविकता सिर्फ चेतना है तो दिमाग पर लगी एक छोटी सी चोट किसी की पूरी शख्सियत को कैसे बदल देती है? रसायन धारणा को कैसे बदल देते हैं? प्रत्ययवाद को इन सवालों के संतोषजनक जवाब अभी देने हैं। तो ये एक ऐसा विचार है जो हर संभावना के दरवाजे खोल देता है, लेकिन एक ऐसे कमरे में जिसका कोई फर्श ही नहीं है। बिल्कुल। एक प्रत्ययवादी जवाब देगा, पदार्थ वैसा ही दिखता है जैसी चेतना बाहर से नजर आती है। लेकिन एक संशयवादी का जवाब होगा, यह काव्यात्मक है, पर जब तक आप इसे माप नहीं सकते, यह दर्शन है, विज्ञान नहीं। तो हमने एक ही रहस्यमयी इलाके के 4 बहुत अलग अलग नक्शे देखे। द्वैतवाद जो कहता है कि मन और शरीर 2 हैं, भौतिकवाद जो कहता है कि दिमाग ही सब कुछ है, सर्वचेतनावाद जो कहता है कि सब कुछ चेतन है, और प्रत्ययवाद जो कहता है कि चेतना ही सब कुछ है। और जैसा कि स्रोतों में बताए गए अध्ययनों से भी साफ है, हमारे पास जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल है। हर मॉडल के पास कुछ पहेली के टुकड़े हैं, लेकिन किसी के पास भी पूरी तस्वीर नहीं है। हर सिद्धांत कुछ सुराग देता है, पर कोई भी अंतिम प्रमाण नहीं दे पाता।
ये विज्ञान और दर्शन की वो सरहद है जहां आज भी सबसे ज्यादा खोज हो रही है। इस सारी जानकारी के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम इस खोज में लगे हैं कि मरने के बाद चेतना का क्या होता है। लेकिन अगर इन सिद्धांतों में से किसी में भी, खासकर सर्वचेतनावाद या प्रत्ययवाद जैसे अजीब लगने वाले सिद्धांतों में, सच्चाई का एक अंश भी है, तो ये ना सिर्फ मृत्यु के बारे में हमारी सोच को बदलता है, बल्कि इस ब्रह्मांड में अभी हमारी जगह की समझ को भी बदल देता है। आपका मतलब है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? शायद हम पूछते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी चेतना का क्या होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सबसे व्यक्तिगत चीज है, हमारी अपनी जागरूकता, वही सबसे सार्वभौमिक भी हो? कि हम ब्रह्मांड में सिर्फ एक चीज नहीं है जो देखती है, बल्कि हम वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को देखता है। ये एक सवाल है जिसका जवाब विज्ञान शायद कभी न दे पाए, लेकिन ये सोचने लायक जरूर है। आज की चर्चा हमें किसी अंतिम उत्तर तक नहीं ले जाती, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। विज्ञान हमें मस्तिष्क के जटिल मानचित्र दिखाता है, दर्शन हमें वास्तविकता के वैकल्पिक अर्थ सुझाता है, और निकट मृत्यु अनुभव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या चेतना वास्तव में शरीर की सीमाओं से बंधी है? संभव है चेतना केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम हो, और यह भी संभव है कि वह स्वयं ब्रह्मांड की बुनियादी संरचना हो, एक ऐसी सत्ता जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इस एपिसोड का उद्देश्य निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि आपको सोचने, प्रश्न करने और जागरूक होने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि शायद चेतना का रहस्य मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि हमारे जीने के ढंग में ही छिपा है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण में। तब तक जिज्ञासु बने रहें और सच की खोज जारी रखें।